Good afternoon, students. In last video we had studied about autism and today we will study about the hyperkinetic disorder. So जो हमारा hyperkinetic disorder है उसको हम ADHD भी बोलते हैं, that is attention deficit hyperactive disorder. और ये जो hyperkinetic disorder है that come in under F9 chapter and that is behavioral and emotional disorder with the onset usually occurring in the childhood and adolescence. तो लेट्स टॉक अबाउट कि हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है. तो जो हमारा हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है जिसको DSM-4 में और DSM-5 में ADHD का नेम दिया है, इज़ अ परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इन अटेंशन and or hyperactivity more frequent and severe than is typical of a children at a similar level of डेवलपमेंट. ओके, अगर हम दो बच्चे लेते हैं ऑफ अ सेम एज ग्रुप, फॉर एग्जांपल हमने 5 साल के दो बच्चे लिए, एक बच्चा जो है वो नॉर्मल वर्क कर रहा है एज जो एक 5 साल का बच्चा करना चाहिए, बट जो दूसरा बच्चा है वो एक्सेसिव एक्टिविटीज़ कर रहा है और परसिस्टेंट पैटर्न है उसकी इन अटेंशन का, वो अटेंशन नहीं दे पा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, तो और उसकी एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा हो रखी है, हाइपर एक्टिव है, एक काम से दूसरे काम पे सफल हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, देन उसके बाद वापस से उस काम पे आ रहा है, क्लास में अटेंशन नहीं दे रहा है, जो टीचर बोल रहा है उसको नहीं सुन रहा है, और जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीचर्स तो वो पहले क्वेश्चन को आंसर देने के बाद कभी भी दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा बिकॉज ही इज़ लाइक आई एम डन विद दिस थिंग काइंड ऑफ एटीट्यूड दे हैव. द सिंड्रोम वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हेनरिच हॉफ इन 1854. तो जो ADHD था उसको फर्स्टली डिस्कवर किया था हमारे हेनरिच हॉफ, जो एक साइकेट्रिशियन है, उन्होंने 1854 में इसको डिस्कवर किया था. नाउ वी विल स्टडी द एपिडेमियोलॉजी. जो हम एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे इट इज़ ऑफ इंडिया. सो जो प्रेवलेंस है हमारे ADHD की अमंग द प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन कौन होते हैं, जो 5th क्लास तक के बच्चे होते हैं, उनमें प्रेवलेंस है 1.7%. मतलब अगर एक प्राइमरी स्कूल में 100 बच्चे हैं तो एक या दो बच्चों को ADHD होता है इन इंडिया. ADHD इज़ 4 टाइम मोर कॉमन इन द बॉयज़ देन गर्ल्स. जो भी आज तक रिसर्च हुए हैं, जो सर्वे हुए हैं और जहाँ से हमें सेंसेस मिले हैं कि किन किन बच्चों को ADHD है, वहाँ से हमें पता चला है कि मैक्सिमम ऑफ द ADHD के जो केसेस होते हैं दे आर मेल स्टूडेंट्स या मेल चिल्ड्रन रादर देन द फीमेल्स. नेक्स्ट इज द इटियोलॉजी. क्या कारण है हमारा ADHD होने का? फर्स्ट इज द बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस. बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस के अंदर आता है हमारा जेनेटिक फैक्टर. तो इट इज़ फाउंड दैट कि अगर हमारे मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है अगर उनमें से किसी एक को है तो वो दूसरे को होने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डाइजाइगोटिक ट्विंस. जो हमारे आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, मतलब दोज विच आर विद द सिंगल प्लेसेंटा और द सिंगल जाइगोट वॉज देयर, वहाँ से वो फॉर्मुलेट हुए हैं, उन लोगों में ADHD होने के चांसेस अगर एक को है तो दूसरे को होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द डाइजाइगोटिक. मतलब जिनके जाइगोट सेपरेट थे, जिनके प्लेसेंटा सेपरेट थे, उनका ADHD होना अगर मतलब एक को है तो दूसरे को होगा, इट इज़ नॉट श्योर. बट मोनोजाइगोटिक में वहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि माइट भी अगर एक ट्विन को है तो दूसरे को भी हो सकता है. Siblings of the hyperactive children have about twice the risk of having the disorder as does the general population. अब बात करते हैं कि जनरल पॉपुलेशन में और एक फैमिली में अगर एक बच्चा ADHD के साथ है, मतलब हाइपर एक्टिव है, डिसोरिएंटेड है, अटेंशन नहीं दे रहा है, अटेंशन डेफिसिट है, कंसंट्रेशन डेफिसिट है, तो वहाँ पे उस फैमिली में चांसेस हो जाते हैं कि जब उसका दूसरा सिबलिंग या दूसरा भाई बहन होगा उसमें भी ADHD हो सकता है. बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ दी जेनेटिक्स, जो पेरेंट्स के जीन्स में म्यूटेशन हुए हैं उसके बाद बच्चे को ADHD हुआ, तो देयर आर चांसेस कि नेक्स्ट बच्चे में भी ये चीज़ हो सकती है. तो अगर बात करें एक फैमिली की और दूसरी फैमिली की, अगर एक फैमिली में एक बच्चा ADHD के साथ है और दूसरी फैमिली में कोई भी ADHD के साथ नहीं है, तो जिस फैमिली में पहले से ADHD है उनको ज़्यादा रिस्क होता है फिर से एक बच्चा ADHD के साथ होने का एज़ कम्पेयर टू जिस फैमिली में अभी तक कोई केस नहीं है. नेक्स्ट इज द biological parents of the children with the disorder have a higher incidence of ADHD than do adoptive parents.
ओके अगर बायोलॉजिकल पेरेंट्स मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पेरेंट्स को ADHD था तो वहाँ पे चांसेस बहुत हो जाते हैं मुझे ADHD होने के एज़ कम्पेयर टू अगर किसी ने बच्चा अडॉप्ट किया है बिकॉज या मतलब पेरेंट्स में ADHD नहीं था, मेरे पेरेंट्स नॉर्मल थे तो आई एम नॉर्मल। अगर उन पेरेंट्स में से अदर मदर को ADHD था या फादर को ADHD था या दोनों को ADHD था तो चांसेस होते हैं कि बच्चे को भी ADHD हो सकता है। नेक्स्ट इज द बायोकेमिकल थियोरी। सो अ डेफिसिट ऑफ द डोपामिन एंड द नॉरएपिनेफ्रिन हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड इन द ओवर एक्टिविटी सीन इज द ADHD। अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें, न्यूरोट्रांसमीटर ओके अगर जब हम मेनिया की बात करते हैं बड़े लोगों में तब भी हमारा क्या होता है, डोपामिन लेवल और जो नॉरएपिनेफ्रिन लेवल होता है वो इंक्रीज्ड होता है। सेम हियर जब बच्चों में अगर हम कोई लैब टेस्ट करते हैं, सीरम टेस्ट करते हैं तो जो हमारी सीरम डोपामिन और जो सीरम नॉरएपिनेफ्रिन लेवल होता है वो रेज्ड अप होता है, ठीक है। तो जो रीज़न है बिहाइंड ADHD इज डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। This deficit of the neurotransmitter is believed to lower the threshold for the stimuli input. अगर I will regret here. डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल डिक्रीज्ड होता है, ठीक है। जब अगर हमारा डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन हमारे प्री साइनेप्स में कम होगा तो पोस्ट साइनेप्स में भी कम होगा और उसकी वजह से जो हमारा स्टिमुलस थ्रेशोल्ड है, मतलब हमें अटेंशन देना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, एक्टिविटीज़ कम करनी है, वो चीज़ें मतलब कम हो जाएंगी, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से पर्सन की एक्टिविटीज़ इंक्रीज करेंगी। नेक्स्ट इज प्री, पेरी एंड द पोस्ट नेटल फैक्टर्स। अगर जब मदर प्रेग्नेंट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, इन बिटवीन द डिलीवरी कोई कॉम्प्लिकेशन होती है या डिलीवरी के बाद की जो कोई कॉम्प्लिकेशन है उसके बाद भी बच्चे को ADHD हो सकता है। फर्स्ट इज़ द प्री नेटल टॉक्सिक एक्सपोजर। अगर मदर एल्कोहलिक हो, मदर कोई सब्सटेंस ले रही हो, फॉर एग्जाम्पल शी इज़ ऑन अ ड्रग, कोकेन, कैनाबिस, मैरिजुआना, हशीश और ओपियम, ओपोइड, कोकेन, एनीथिंग, अगर मदर कंज्यूम कर रही है दो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो टेरेटोजेनिक होते हैं और जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं, उन बच्चों में भी ADHD होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द सेम थिंग, प्रीनेटल टॉक्सिक एक्सपोजर में एक और आता है हमारा कि अगर मदर जब अल्ट्रासोनोग्राफी करने जाती है तो अगर मदर रेडिएशंस को एक्स्ट्रा एक्सपोज होती है या रेडिएशन के एक्सपोजर में आती है तो वहाँ पे भी चांसेस होते हैं कि बच्चे को ADHD इन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ हो सकता है। नेक्स्ट इज प्रीनेटल मैकेनिकल इंसल्ट टू द फीटल नर्वस सिस्टम। अगर बच्चे के ब्रेन में या नर्वस सिस्टम में कोई प्रीनेटल मैकेनिकल इंसल्ट होता है, मतलब इफ़ देयर इज़ एनी एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंसेस टू द ब्लड ब्रेन बैरियर, जब हमारी फीटल सर्कुलेशन चल रही होती है इन दी वूम, मदर से जो ब्लड बच्चे में जाता है, अगर ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है तो भी चांसेस होते हैं बच्चे को ADHD हो सके। नेक्स्ट इज प्रीमैच्योरिटी। प्रीमैच्योरिटी अगर बच्चे की बर्थ मैक्सिमम ऑफ टाइम आपने सुना होगा कि बच्चे जो होते हैं 7 महीने की एज में पैदा हो गए तो उनमें भी चांसेस होते हैं बिकॉज दे आर नॉट फुली डेवलप्ड, दे आर नॉट रेडी टू गेट एक्सपोज टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड और उसकी वजह से भी बच्चे को ADHD हो सकता है। नेक्स्ट इज द फीटल डिस्ट्रेस। जो फीटल डिस्ट्रेस है मीन्स इफ़ देयर इज़ ए चांसेस ऑफ एस्फिक्सिया और बच्चा सप्रेशन हो गया था, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा था बेबी के ब्रेन को, अदर बॉडी ऑर्गन्स को, तो भी उसको चांसेस होते हैं ADHD होने के। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेटेड और द प्रोलॉन्ग लेबर। अगर जो हमने लेबर है वो इंड्यूस्ड है, मतलब या प्रोलॉन्ग है काफ़ी, जो हमारा एक नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 10 to 12 आवर्स का, अगर उससे ज़्यादा का हो गया है और बच्चा वहाँ पे अंदर सफोकेटेड फील कर रहा है तो भी चांसेस होते हैं बच्चे को ADHD लेटर स्टेजेस में होने के।
पेरीनेटल एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया यू नो कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है बेबी को। लोअर अपगार स्केल, तो अपगार स्केल आपने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा होगा कि अगर हमारा अपगार स्कोर हम विद इन 1 मिनट ऑफ बर्थ और 5 मिनट ऑफ बर्थ पे चेक करते हैं, अगर हमारा अपगार स्कोर लेस देन 7 होता है तो भी चांसेस होते हैं बच्चे को कि उसे ADHD हो सकता है। नेक्स्ट इज द postnatal infection, CNS abnormalities or रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रॉमा। ओके, पोस्टनेटल इन्फेक्शन में आ जाता है हमारा मेनिंजाइटिस, एंसेफ्लाइटिस या कोई हमारी दिस टू आर द मेन थिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। तो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की बात करें तो एनवायरमेंटल लेड, अगर बच्चा लेड को, जो हमारा मेटल होता है लेड, उसको एक्सपोज होता है या कहीं लेड पॉइजनिंग हुई होती है बेबी में तो उसको भी ADHD होता है। फूड एडिटिव्स, अगर फूड में अडल्ट्रेशन हुई होती है, उनमें जैसे फूड में कलरिंग ऐड की होती है, दैट इज़ कॉल्ड अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन मतलब कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करना जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है इन दी फूड आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि जो हमारा रेड चिली पाउडर होता है उसमें ब्रिक पाउडर, ईंटों का चूरा मिक्स किया जाता है, तो दैट आर कॉल्ड एडल्ट्रेशन। उसकी वजह से भी अगर ऐसी कोई एडल्ट्रेशन फूड में हो रखी है तो कलरिंग प्रिजर्वेटिव्स। ओके, जब हम खाना बनाते हैं तो मैक्सिमम चीज़ों में कलर ऐड हुए होते हैं, दैट आर द केमिकल्स एंड द शुगर हैव ऑल्सो सजेस्टेड एज possible cause of the hyperactive behavior, but there is no definite evidence. नेक्स्ट इज दी साइकोसोशल फैक्टर। जो साइकोसोशल फैक्टर्स आते हैं दैट आर प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल डेप्रिवेशन, स्ट्रेसफुल साइकिक इवेंट एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ द फैमिली इक्विलिब्रियम। अगर इमोशनल डेप्रिवेशन, अगर मतलब बच्चे की किसी फैमिली मेम्बर का लॉस हुआ है या प्राइमरी केयर गिवर का लॉस हुआ है, ठीक है, तो भी बच्चा क्या है ADHD के लिए प्रेवलेंट नहीं, प्रिविलेंस में आ जाता है। नेक्स्ट इज द स्ट्रेसफुल साइकिक इवेंट, अगर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट उसकी लाइफ में हुआ होता है। नेक्स्ट इज डिसरप्शन ऑफ द फैमिली इक्विलिब्रियम। डिसरप्शन ऑफ द फैमिली इक्विलिब्रियम मतलब फैमिली में कोई कन्फ्लिक्ट हो, फैमिली में कोई कन्फ्लिक्ट हो या कोई लड़ाई कर रहा हो, या पेरेंट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो, दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर, सेंसिटिव टू द स्टिमुलाई, इजीली अपसेट by noise, light, temperature and other environmental changes. At times the reserve occurs and the child are flaccid and the limp, sleep more and the growth and the development is slow in the first month of the life. Next is more common active in crib, स्लीप लिटिल। ठीक है, बच्चा क्रीबिंग में मतलब इधर से उधर जो क्रॉल करता है उसमें ज़्यादा फास्ट होगा, सोएगा कम। जनरल कोऑर्डिनेशन डेफिसिट, मतलब जो उनकी कोऑर्डिनेशन होती है बिटवीन द हैंड्स एंड द आई, हेड मूवमेंट एंड द हैंड मूवमेंट, वो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा। नेक्स्ट इज द शॉर्ट अटेंशन स्पैन, ईजिली डिस्ट्रैक्टेबल, बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत कम होगा, वो किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा और किसी भी छोटी सी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज फेलियर टू फिनिश द टास्क, मतलब बच्चा कोई भी अगर उसको हम टास्क देंगे वो उसको ख़त्म नहीं कर पाएगा या उसको ख़त्म करने से पहले ही किसी और चीज़ पे डिस्ट्रैक्ट होके किसी और चीज़ पे शिफ्ट हो चुका होगा। नेक्स्ट इज़ दी इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी मतलब बच्चा अग्रेसिव होता है, बच्चे को छोटी छोटी बात पे इरिटेशन, एजिटेशन होता है। नेक्स्ट इज द मेमोरी एंड द थिंकिंग डेफिसिट, बच्चे की जो मेमोरी होती है दैट इज़ नॉट दैट शार्प, उसको नहीं याद होता कि उसने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या किया था, पिछले दिन क्या हुआ था, या अगर लाइफ की कोई इवेंट्स पूछें तो उनको वो चीज़ें पता नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, फैमिली में कोई और ओकेजन हुआ था वो कौन सी डेट को हुआ था, तो दैट थिंग्स मतलब बच्चे का मेमोरी जो होगा दैट विल बी इम्पेयर्ड। थिंकिंग डेफिसिट, बच्चा
कंक्रीट थिंकिंग नहीं कर पाएगा। मतलब एक इफ़ेक्टिव थिंकिंग होती है, किसी सिचुएशन में हम लोगों को कैसे डील अप करना है, उस सिचुएशन में बच्चा सोच नहीं पाता है। नेक्स्ट इज़ अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी होती है, इधर डिसलेक्सिया हुआ, इधर स्पेलिंग प्रॉब्लम हुआ, इधर बच्चे के अरिथमेटिक इश्यूज़ हुए, बच्चे को कुछ भी हो सकता है। नाउ वी विल चेक कि जो बच्चा स्कूल जा रहा है उसमें टीचर क्या क्या फाइंड आउट करता है। ऑफन फिजिट विद द हैंड एंड फीट और स्क्रम्स इन दी सीट। मतलब बच्चा बैठे बैठे या तो उसकी सीट को खरोचता रहेगा, स्क्रेबल करेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें करता ही रहेगा या अपनी टांगें हिलाता रहेगा। आंसर ओनली द फर्स्ट टू क्वेश्चंस, ऑफन blunt out the answers to the question before they have been completed। अगर टीचर क्लास में कोई क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे बच्चे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 1 या 2 क्वेश्चंस का आंसर ही दे पाते हैं, उसके बाद वो आंसर नहीं देते हैं। सेकंड थिंग आता है, अगर टीचर ने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है, टीचर के क्वेश्चन पुट करने से पहले ही वो आंसर दे देगा, मीन्स दे आर दैट मच हाइपर एक्टिव, दैट मच हाइपर काइनेटिक। काइनेटिक इज द पोटेंशियल, मीन्स एक्स्ट्रा पोटेंशियल दे यूज टू गिव। नाउ what it is, unable to wait to be called on in school and may respond before anyone else। मतलब बच्चे क्या होता है, क्लास में टीचर अगर कुछ पूछ रहा है देन वो टीचर स्टूडेंट का नेम लेता है कि टेल इट, तो वो बच्चा जो है बिफोर आस्किंग द नेम या टीचर उसका नाम लेगा उससे पहले ही वो आंसर दे देगा या कुछ और चीज़ कर देगा। हैज़ डिफ़िकल्टी अवेटिंग टर्न इन गेम्स और अ ग्रुप सिचुएशन। मतलब बच्चा अपनी टर्न, अगर फॉर एग्जांपल खो खो खेल रहे तो वो वहाँ पे चुपचाप से बैठ के अपनी टर्न का वेट नहीं कर पाता है। ही इज़ हाइपर एक्टिव, मतलब उसको हर जगह पार्टिसिपेट करना है, तो वो अपनी टर्न का अगर कोई ग्रुप गेम है वहाँ पे वेट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट इज ऑफन लूजेस थिंग नेसेसरी फॉर द टास्क और एक्टिविटीज़ एट स्कूल। तो जो भी पेरेंट्स ने अगर घर से फॉर एग्जांपल ड्राइंग के लिए उसको स्केच पेंसिल दिए हैं, कलर्स दिए हैं, कुछ भी दिया, जो चीज़ें उसको घर से फॉर दी थिंग स्कूल में करने के लिए दिए, वो उन चीज़ों को खो देगा, उसको पता ही नहीं उसने कहाँ रखी थी। ये दैट इज़ द अटेंशन डेफिसिट। ओके, मतलब वो ध्यान ही नहीं रख पाता है अपनी चीज़ों का। नेक्स्ट इज होम, घर पे वो क्या क्या करते हैं। एक्सप्लोसिव एंड इरिटेबल, बहुत जल्दी वो इरिटेट हो जाता है। इमोशनली लायबल एंड ईजिली सेट ऑफ टू द लाफ्टर और द टीयर, मतलब इमोशनली बहुत ही ज़्यादा फ्रजाइल होता है, ईजिली वो हंस भी देगा और ईजिली वो रो भी देगा। मूड इज़ अनप्रेडिक्टेबल, नहीं पता आपको वो किस बात को लेके खुश हो जाएंगे, किस बात को लेके वो सैड हो जाएंगे। नेक्स्ट इज इम्पल्सिवनेस एंड एन इनएबिलिटी टू डिले दी ग्रेटिफिकेशन, मतलब वो वेट नहीं कर सकते। अगर उन्होंने किसी चीज़ का डिमांड किया है, फॉर एग्जांपल मुझे भूख लगी है, अगर उसको उसी टाइम पे खाना नहीं दिया गया वो अनॉय कर जाएगा, वो इरिटेट हो जाएगा, वो खुद को हार्म कर सकता है, वो नेक्स्ट पर्सन को हार्म कर सकता है। ऑफन टॉक एक्सेसिवली, और इररेलेवेंट टॉक करेगा, जहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी बोलेगा, और जो चीज़ बोलनी है वो तो बोलेगा बट उसके एक्सेस में भी बोलेगा, मतलब नहीं पता कहाँ पे क्या बात करनी है और कितनी बात करनी है। often engage in a physically dangerous activities without considering the possible consequences, मतलब उनको नहीं पता, फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं, क्या होता है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ही हाथ दे देते, उनको नहीं पता वहाँ से करंट आएगा, दैट विल बी डेंजरस फॉर देयर लाइफ, तो कुछ ऐसा कर देंगे। हेड बैंगिंग करेंगे, उनको नहीं पता, उनको पता है कि उनको नहीं पता उनको कि उनको अगर सर वो दीवार पे लगाएंगे तो उनको लग भी सकती है, तो कॉन्सिक्वेंसेस ना पता होते हुए या उनको ध्यान में ना रखते हुए भी बच्चा कुछ ना कुछ कर लेता है। नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस, तो देयर इज़ अ डिटेल प्रीनेटल हिस्ट्री एंड द अर्ली डेवलपमेंटल हिस्ट्री, हम कंप्लीट बच्चे की माइलस्टोन जो ग्रोथ डेवलपमेंट होती है उसकी हिस्ट्री फाइंड आउट करेंगे, मदर के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं था वो फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इज़ हम लोग बच्चे जो टीचर होता है, प्राइमरी हेल्थ टीचर या होता है, उसके साथ इंटरेक्शन करेंगे, वहाँ से हमें पता लगेगा बच्चे का स्कूल में बिहेवियर कैसा था, उसकी रिपोर्ट, एकेडमिक रिपोर्ट, स्पोर्ट्स रिपोर्ट,
रिपोर्ट, सब चीज़ें हम लोग इंक्लूड करेंगे और पेरेंट्स रिपोर्ट भी लेंगे, ठीक है। बात आती है ट्रीटमेंट। तो अगर हम साइकोफार्माकोलॉजी की बात करें तो हम उनको CNS स्टिमुलेंट देते हैं, दैट इज डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन। डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन इज द चॉइस ऑफ अ ड्रग फॉर द पर्सन विद ADHD, या हम उनको मिथाइलफेनिडेट या पेमोलिन देते हैं। मिथाइलफेनिडेट हम लोग ऊपर ऑटिज्म वाले बच्चे को भी देते हैं, बट यहाँ पे ADHD में हम लोग बच्चे को डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन भी ऐड करते हैं। नेक्स्ट इज ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, हम बच्चे को TCAs देते हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट से क्या होगा, बच्चे का जो डोपामिन और हमारा नॉन एपिनेफ्रिन लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट इज एंटीसाइकोटिक्स, हम बच्चे को एंटीसाइकोटिक माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स भी देते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। नेक्स्ट इज द सीरोटोनिन स्पेसिफिक रीअपटेक इनहिबिटर, SSRIs भी हम बच्चे को देते हैं, क्लोनिडिन भी हम बच्चे को देते हैं। नेक्स्ट इज द साइकोलॉजिकल थेरेपीज, हम जो थेरेपीज यूज़ करते हैं दैट इज़ द बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक, बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करेंगे, या हम उसके लिए CBT भी यूज़ करते हैं, बच्चे की थिंकिंग को हम लोग चेंज करते हैं टू मोल्ड द बिहेवियर ऑफ द बच्चा। नेक्स्ट इज द कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, दैट व्हाट आई टोल्ड यू। नेक्स्ट इज द सोशल स्किल ट्रेनिंग, बच्चे को छोटे छोटे सोशल स्किल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसे ग्रीट करना है जब वो किसी को मिलेगा। सेकेंड थिंग, जब अगर वो खाना खा रहा है तो उसको अपने बर्तन उठा के सिंक में रखने हैं। थर्ड थिंग, स्कूल जाने के लिए उसे खुद से रेडी होना है, शू लेसेस टाई करने आने चाहिए, अपना बैग पैक करना सिखाना है। दिस आर द स्मॉल स्मॉल टास्क जो हम बच्चे को सिखाते हैं। नेक्स्ट इज द नर्सिंग इंटरवेंशन, सो फॉर द केयर ऑफ द चाइल्ड विद द ADHD or the hyperkinetic disorder, there is the development or can say developing a trustworthy relationship with the children, convey the acceptance of the child separate from the unacceptable behavior, ensure that the patient has a safe environment, remove the object from the immediate area in which patient could injure self, मतलब where the child is, उस environment से you have to remove the sharp things, you have to remove those instruments जिससे person अपने आप को harm कर सके या next individual को harm कर सके। Next is what could injure self due to the random hyperactivity movement, identify the deliberate behavior that put the child at the risk of injury, institute consequences for the repetition of this behavior, provide a supervision for potentially dangerous situations. Since there is non-compliance with the task expectations, provide an environment that is as free for distractions as possible. Ensure the child's attention by calling his name and establishing a eye contact before giving the instruction. Ask the patient to repeat the instruction before the beginning of the task. Establish a goal that allow the patient to complete a part of the task, rewarding each step completion with a break for the physical activities. Provide the assistance on a one-to-one basis, beginning with the simple concrete instructions. Gradually decrease the amount of assistance given to the task performance while assuring the patient that assistance is still available if deemed necessary. Offer the recognition of a successful attempt and positive reinforcement for the attempt made. Give the immediate positive feedback for the acceptable behavior. Provide the quiet environment, self-contained classroom, and the small group activities. Avoid overstimulating places such as the cinema hall, bus stop, and the other crowded places. Assess the parenting skill level. Consider the intellectual, emotional, and the physical strength and their limitations.
Be sensitive to their needs, as there is often exhaustion of the parental resources due to the prolonged coping with the disruptive child. Provide the information and the material related to the child's disorder and effective parenting techniques. Give the instructional material in the written and the verbal form with step-by-step explanation. Explain and demonstrate the positive parenting techniques to the parents or the caregiver, such as time in for the good behavior or being vigilant in identifying the child's behavior and responding positively to that behavior. Educate the child and the family on the use of the psychostimulants and anticipated behavioral response. Coordinate overall treatment plan with the school, collaborate with the personals, the child and the family. Means you have to involve the family member, the child, the school teacher and the society members. Even if, for example, the peer group, the child used to play with them. So that's all. That was the hyperkinetic disorder. So hyperkinetic disorder is what? It is an attention deficit hyperactivity disorder where the child is hyperactive, means pervasive, continuous hyperactivity is there, and what there is deficit in the attention, but child is not able to concentrate, not able to give the attention. Then we had studied about the epidemiology. Out of the 100, there are chances of a child, 1 to 2 child, that they are suffering with ADHD, and it is find out in the survey or in the census that male child are more prone toward the ADHD as compared to the female child. Then we had studied about the etiological factor. In etiological factor, first was the genetic, that if there are monozygotic twins, they are more exposed toward the ADHD as compared to the dizygotic twins. Then we studied if there are parents with the ADHD, there are chances of the offspring to be with ADHD. Next, what if there is decreased dopamine or the norepinephrine level at the brain, that will also cause ADHD. Next, we studied the prenatal, perinatal or the postnatal reasons that may cause child with the ADHD. Then we had studied what? Family conflict, any family members loss, any deviation in the family, all these can be the factor. Then we had studied the symptom at the childhood, जब बच्चा छोटा है, at school, at home, and then we had studied the treatment. In treatment, what we used to give, it is dextroamphetamine, and we can give methylphenidate. These are 2 drugs. Clonidine can even given to the patient, TCAs can be given, and the person can be provided with the selective serotonin reuptake inhibitor. Next, we had studied about the nursing intervention. Nursing intervention is like कि IPR डेवलप करना है, फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करना है, टीचर्स को इन्वॉल्व करना है. अगर बच्चा कुछ बैड बिहेवियर करता है तो उसको पनिश करना है. अगर वो एक्सेप्टेबल बिहेवियर करता है तो उसको रिवॉर्ड देना है, उसको एक टाइम पीरियड देना है जिसके अंदर वो बिहेव करेगा या वो उस चीज़ को लर्न करेगा. देन हमने कुछ थेरेपीज पढ़ी. हम लोग बिहेवियरल थेरेपी देते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देंगे और बच्चे को सोशल स्किल लर्निंग करवाएंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बी सेफ. थैंक यू.